गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक नायर। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में जो हमने फर्स्ट लेक्चर में ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने प्रकाश और प्रकाश के जो प्रॉपर्टीज थी और उससे रिलेटेड जो प्रकाश का रिफ्लेक्शन था वो पढ़ा। आज हमें उसी में आगे दर्पण, मिरर, इसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले मिरर क्या होता है? नॉर्मली हम सब जानते हैं, जो हम घरों में अपना फेस देखने के लिए यूज करते हैं, वो एक प्रकार का मिरर है। तो इसको डिफाइन हम कैसे करें? तो देखिए, हमने ये पढ़ा था कि प्रकाश जो है वो चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आता है। तो दर्पण की परिभाषा यही है कि कोई ऐसी वस्तु जिससे प्रकाश का अधिकांश भाग परावर्तित हो जाए उसे हम दर्पण कहते हैं। मतलब प्रकाश आए और ज्यादातर भाग उसका, संपूर्ण मात्रा नहीं लौट सकती वापस, लेकिन ज्यादातर भाग अगर रिफ्लेक्ट होकर वापस चला जाता है तो उस वस्तु को हम दर्पण कहते हैं। इसको हम दूसरे रूप में डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसी वस्तु जो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत को फॉलो करती है, या ऐसी वस्तु जो परावर्तन के सिद्धांत को फॉलो करती है, उसे हम दर्पण कहते हैं। अब दर्पण के प्रकार देखिए, दर्पण कितने प्रकार का होता है? टाइप्स ऑफ मिरर। तो मुख्य रूप से हम देखें तो दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला हो गया समतल दर्पण, प्लेन मिरर, और दूसरा आपका हो गया गोलीय दर्पण, कर्व मिरर। तो पहले हम समतल दर्पण पढ़े। तो जो हमारे घरों में शीशा होता है जिसमें हम फेस देखते हैं, वो एक प्रकार का समतल दर्पण होता है, जिस पर एक साइड पॉलिश होती है, ये हमने एक साइड पॉलिश कर दी, और जो दूसरे साइड है वो होता है आपका परावर्तक तल, और ये वाला है आपका पॉलिश किया गया तल या सतह। तो समतल दर्पण की डेफिनेशन दे सकते हैं, ऐसा दर्पण जिसकी सतह या जिसका परावर्तक तल समतल होता है, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। इसके अलावा दूसरा है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण की डेफिनेशन पहले हम दे सकते हैं कि ऐसा दर्पण, इसका जैसे हम फिगर बनाएं तो या तो ये इस टाइप से बन सकता है, इसकी एक साइड यहां पर हम पॉलिश कर सकते हैं, ये हमने पॉलिश कर दी, और या फिर इसका एक फिगर इस टाइप से हो सकता है। इसमें देखिए जो पॉलिश है वो उभरी हुई सतह पर है, यहां हम पॉलिश जो करेंगे वो दबी हुई सतह पर करेंगे इस टाइप से। तो इसकी एक सिंपल परिभाषा हम बोल सकते हैं, इसमें था ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल होता है, इसमें ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल कर्व होता है या वक्राकार होता है, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल वक्राकार या कर्व होता है, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण भी टू टाइप्स का होता है। एक होता है अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, और एक आपका होता है उत्तल दर्पण, जिसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए इन दोनों को हम समझें। ये हमारा मिरर टू टाइप्स का हो गया, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण केवल सिंगल है, और गोलीय दर्पण भी टू टाइप्स का है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर को समझते हैं। तो देखिए, गोलीय दर्पण की मैंने आपको परिभाषा बताई है कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल वक्राकार होता है, जिसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। इसकी और एक और डेफिनेशन हो सकती है कि ऐसा दर्पण या ऐसे दर्पण जो किसी कांच के, जैसे एक कांच का हम एक खोखला गोला ले लें, ये कांच का गोला है, खोखला है, इसको हम कहीं से बीच से ऐसे काट रहे हैं तो ये दो भागों में डिवाइड हो गया, तो इसको हम गोलीय दर्पण कहेंगे। जो हमें एक भाग मिलेगा वो गोलीय दर्पण होगा। अब वो कौन सा गोलीय दर्पण है, अवतल या उत्तल, वो हमें समझना है। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण को समझ रहे हैं, कॉनकेव मिरर को। तो कॉनकेव मिरर की देखिए डेफिनेशन है, ये हमने फिगर बनाया था कॉनकेव के लिए, ये मैंने ऐसे एक बना दिया, इसकी उभरी हुई सतह पर हमने ये पॉलिश कर दी, तो इसको हम कहेंगे पॉलिश किया हुआ, पॉलिश किया गया तल, और ये है आपका परावर्तक तल। परावर्तक मींस जिससे प्रकाश आप टकराता
दबी हुई सतह से होता है, इसे हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। फिर से सुनिए, ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी उभरी हुई सतह पर पॉलिश होती है और परावर्तन दबी हुई सतह से होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। और दूसरा है आपका उत्तल दर्पण। ये जैसा इसमें आपकी अवतल में पॉलिश है उभरी हुई सतह पर, इसमें दबी हुई सतह पर पॉलिश होगी। देखिए ये यहाँ पर इसमें पॉलिश होगी, इसको हम कहेंगे पॉलिश किया गया था, पॉलिश किया गया, और ये है आपका परावर्तक तल। तो इसकी डेफिनेशन हम सब बना सकते हैं कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी दबी हुई सतह पर पॉलिश होती है और परावर्तन उभरी हुई सतह से होता है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ये हमारा उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ये हमने अभी दर्पण के प्रकार समझे। अब देखिए ये जो उत्तल और अवतल दर्पण है, जिसको हम गोलीय दर्पण भी बोलते हैं, ये दोनों किसी न किसी कांच के खोखले गोले के भाग होते हैं। अब इनके बारे में दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जो हमें देखनी है। तो देखिए जैसे ये एक कांच का खोखला गोला है, इसको हमने यहां से कट कर दिया, ठीक है। अगर हम देखें इस संपूर्ण गोले का केंद्र, तो वो यहां पर आएगा, ये केंद्र है, इसको मान लो हमने सी से डिनोट कर दिया। अब अगर हम इस पर यहां पर पॉलिश कर देते हैं इस टाइप से, तो ये कौन सा दर्पण मिलेगा? इतना भाग हमने कट कर दिया है, इतना हिस्सा केवल है हमारे पास। तो ये देखिए दबी हुई सतह पर पॉलिश है, जिसमें दबी हुई सतह पर पॉलिश होती है, वो देखिए कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है। तो ये हमारा कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। और इसी प्रकार से अगर हमने इस पर पॉलिश उभरी हुई सतह पर की होती, तो वो हमारा जो दर्पण होता है वो कौन सा दर्पण होता? कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण। तो इतना आप लोग समझ गए दर्पण और दर्पण के प्रकार। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमें पढ़ना है दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। दर्पण से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं हैं वो हम अभी पढ़ेंगे। देखिए अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है दर्पण से कुछ रिलेटेड परिभाषाएं हैं। तो देखिए सबसे पहले ये मैंने दो दर्पण बनाए हैं, ये है आपका अवतल दर्पण और ये है आपका उत्तल दर्पण। तो इन दोनों से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखिए, जो भी डेफिनेशन है वो दोनों के लिए एक जैसी ही रहेंगी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं देखिए दर्पण का द्वारा क्या है। तो ये जो पूरा दर्पण बना है ये इतना, और इसमें ये है, ये पूरा दर्पण का है द्वारा। और ये हम जानते हैं ये पूरा यहां से यहां तक क्या है, मान लीजिए ये M1 M2 है अवतल दर्पण के लिए, यहाँ भी हमने M1 M2 मान लिया, ये उत्तल दर्पण के लिए। तो ये जो दर्पण का परावर्तक तल है, इसका जो व्यास होता है उसे हम कहते हैं दर्पण का द्वारा। डेफिनेशन हम सिंपल भाषा में यही बोल सकते हैं कि दर्पण के, चाहे ये दर्पण हो चाहे ये वाला दर्पण हो, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारा कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखते जाते हैं दूसरी डेफिनेशन। इसके बाद हम देखते हैं पहले इसका ध्रुव, दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। तो देखिए दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, ये पूरा दर्पण का परावर्तक तल हो गया, इसका मध्य बिंदु ये, इसे हम कहते हैं दर्पण का ध्रुव। इस बार उत्तल दर्पण में हम देखें तो ये यहाँ पर है। तो दर्पण का जो ध्रुव है उसकी डेफिनेशन यही है कि दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और दर्पण के ध्रुव को हम P से डिनोट करते हैं, इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हम P से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसमें यहाँ पर P लिख देते हैं। इसके बाद देखिए अगली डेफिनेशन जो है दर्पण का ध्रुव हो गया। उसके बाद दर्पण का वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वक्रता केंद्र देखिए, गोलीय दर्पण आप लोगों को पता है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, किसी न किसी कांच के खोखले गोले को काट कर बनाया जाता है। तो अगर इसका हम सर्किल पूरा कर दें इस टाइप से, तो ये सर्किल ऐसे कुछ आपका बन जाएगा। और इसमें भी अगर सर्किल हम पूरा कंप्लीट करते हैं तो ऐसे कुछ जाकर पूरा सर्किल बन जाएगा। तो अगर ये पूरा सर्किल हम देखें तो इसका केंद्र कहीं ना कहीं यहाँ नहीं आएगा। तो ये है इस पूरे सर्किल का केंद्र और यही है हमारा दर्पण का केंद्र। सेम चीज यहाँ पर भी है, इसका सेंटर यहाँ कहीं आएगा। तो ये पूरे सर्किल का केंद्र है और इस दर्पण का केंद्र भी यही है। तो डेफिनेशन हम कैसे देंगे कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उस
उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। और देखिए दर्पण के वक्रता केंद्र को हम C से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हम C लिख सकते हैं, इसमें यहाँ पर हम C से प्रदर्शित कर दिया। तो ये आपका हो गया वक्रता केंद्र। और नेक्स्ट डेफिनेशन आती है वक्रता त्रिज्या। तो जैसे वक्रता केंद्र की डेफिनेशन थी वैसे ही वक्रता त्रिज्या की है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या आप सब लोग जानते हैं, कोई भी सर्कल हो उसके सेंटर से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो इसमें देखिए ये सेंटर है इसका और ये है परिधि, तो ये दूरी क्या कहलाएगी? कैपिटल आर। इसे हम स्मॉल आर से डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों सही माने जाते हैं। तो डेफिनेशन कैसे सुनिए वक्रता त्रिज्या की, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये आपकी वक्रता केंद्र हो गई। अब मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस। तो मुख्य अक्ष देखिए हमने ध्रुव पढ़ा, वक्रता केंद्र भी ज्ञात कर लिया कहां पर है। तो दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। इसमें देखिए ये वो ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र है, इन दोनों को हमें मिलाते हुए लाइन खींचती, इसमें ये लाइन खींची हुई है, यही हमारी क्या है, ये लाइन जो है ये आपकी मुख्य अक्ष। इसमें भी देखिए ये क्या है, मुख्य अक्ष। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। इसके बाद देखिए वक्रता त्रिज्या हो गई। अब एक मेन चीज आपकी बची, मुख्य फोकस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है मुख्य फोकस। इसका यूज हमारे आगे जो डेरिवेशन आएगी उसमें काफी होगा। तो मुख्य फोकस देखिए हम कैसे निकालते हैं। जैसे कोई भी दर्पण है, ये आपका एक दर्पण है, जो प्रकाश की किरण आएगी, जैसे एक प्रकाश की किरण इसके हम समानता आपतित कराएंगे। ये कोई लाइट के सोर्स से प्रकाश की किरण इस पर आपतित हो रही है इस टाइप से, और एक प्रकाश की किरण हमें यहां से मान ली आ रही है। अब ये यहां से परावर्तित होगी, परावर्तित होकर वापस आएगी। तो मान लिया कि ये जो प्रकाश की किरण आपकी परावर्तित हो रही है, ये प्रकाश की किरण आपकी इस टाइप से परावर्तित होकर ये वापस आती, और जो यहां से परावर्तित हुई वो भी यहां से इस टाइप से ऐसे परावर्तित होकर वापस आती। तो ये दोनों किरणें यहां पर मिल गई इस पॉइंट पर। तो ये आपका दर्पण का मुख्य फोकस कैपिटल एक्स है। और इसमें अगर हम देखें यहां भी परावर्तक का ये है हमारा उभरी हुई सतह, तो प्रकाश की किरण हमारी ऐसे आएगी और एक किरण हमारी मान ली वो इस तरह से आ रही है, ये एरो बना दिया गया, इसमें ये यहां से लौटी थी तो इसमें ऐसे एरो हो गया। अब देखिए जब ये उत्तल दर्पण में आपतित होगी तो ये इस टाइप से ऐसे निकल जाएगी, और इसमें भी जो आपतित होगी ये ऐसे टकराकर वापस निकल जाएगी। तो अगर हम रियल में देखें तो ये किरणें यहाँ ये इस तरफ जाएगी और ये ऐसे आगे यहाँ आएगी। ये किरणें कहीं एक दूसरे से नहीं मिल रही। अब जब नहीं मिल रही लेकिन हमें मुख्य फोकस निकालना है तो इन किरणों को मिलाना पड़ेगा। तो ये वास्तव में तो कहीं नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर हम इस किरण को ऐसे पीछे की तरफ बढ़ा लें और इसको भी यहाँ से ऐसे पीछे की तरफ बढ़ा लें, देखिए इन किरणों ने यहाँ पर काटा, तो ये क्या है, मुख्य फोकस है। लेकिन यहां पर ये किरणें वास्तव में मिल रही थी तो ये वास्तविक है, और यहां पर ये वास्तव में मिल नहीं थी, हमने जबरदस्ती मिलाया है क्योंकि हमें मुख्य फोकस की जरूरत थी। तो ये आपका काल्पनिक या आभासी होगा। तो मुख्य अक्ष की डेफिनेशन सुनिए क्या होगी कि मुख्य फोकस की डेफिनेशन क्या है कि मुख्य अक्ष ये था, मुख्य अक्ष के समांतर ये दोनों किरणें देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये दोनों ही मुख्य अक्ष के समांतर है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें जब दर्पण पर आपतित होती हैं तो परावर्तन के बाद वो जिस बिंदु से जाती हैं या जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये हो गया आपका मुख्य फोकस। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था मुख्य फोकस। आगे हमें फिगर्स जब बनाएंगे डेरिवेशन की तो उसमें काफी यूज होगा। अब इसके संबंधित एक और डेफिनेशन आपकी बचती है, लास्ट है
फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकल लेंथ। तो फोकस दूरी की डेफिनेशन जैसे वक्रता त्रिज्या की दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, ऐसी फोकस दूरी है दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी। तो डेफिनेशन हम बोलेंगे दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को उसकी फोकस दूरी कहते हैं। इसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं और जो मुख्य फोकस था उसको हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फोकस दूरी की डेफिनेशन कैसे सुनिए, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। तो ये कुछ दर्पण से संबंधित परिभाषाएं थी जो अभी हम लोगों ने पढ़ी, आप लोग अच्छे से समझें। और देखिए एक चीज और इसी से रिलेटेड है तो मैं यही पर बता देता हूं कि जो ये दर्पण की वक्रता त्रिज्या है और फोकस दूरी है, वक्रता दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध इन दोनों में। तो देखिए अब हम दर्पण की फोकस दूरी एंड वक्रता त्रिज्या में रिलेशन क्या है उसको भी यहीं पर देख लेते हैं क्योंकि सभी डेफिनेशन हम समझ चुके हैं। तो वक्रता त्रिज्या को हम कैपिटल आर से करते हैं और फोकस दूरी को स्मॉल f से। तो सूत्र आपका होता है f r/2 ये आपका सूत्र है। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा तो r 2f। तो ये हमारा क्या है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध है। मतलब हम बोल सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो ये हमने आज दर्पण, दर्पण के प्रकार, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध सीखा। इसके बाद और आगे हम लोग